जिंदगी का सफर कई बार समझ में नहीं आता। लगता है कहीं पहुंचने वाले हैं और कहीं पहुंचते नहीं। रास्तों पे कई बार विचार होता है, विमर्श होता है, लेकिन कौन सा रास्ता सही है, इसको चुनने में भी समय लगता है। और कमलेश्वर की कहानियों की बात करें तो वो समझाते हैं कि छोटे छोटे रेलगाड़ी के सफर को समझने में भी समय लगता है। फिर जिंदगी तो जिंदगी है, इसका सफर समझने में समय तो लगेगा ही। आइए आज सुनते हैं साहित्य अकादमी के साथ कई और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कमलेश्वर की एक कहानी। नाम है रावल की रेल। कच्छ के रेगिस्तान का असीम विस्तार, रेत ही रेत। पानी कुछ ही दिन पहले सूखा था। रेत के महल पर पपड़ियां जमा थी, जो पैरों के पड़ते ही रेत में बदल जाती थी। कुछ कटीली झाड़ियां भी थी। उसके बाद रेत का दिशाहीन साम्राज्य। वह इसी दिशाहीन विस्तार में फंस गया था, जहां दिशाओं का पता ही नहीं चलता था। रेत का अंतहीन विस्तार। उस रेत में पल पल दिग्भ्रमित होता हुआ वो बार बार महसूस कर रहा था कि यहीं कहीं रेत की समाधि में वह समाधिस्थ हो जाएगा। जब धरती और दिशाएं कहीं न पहुंचाएं, तो चलते हुए किसी को भी उसी जगह घूमते हुए होने की प्रतीति होती है। दिशाभ्रम की ऐसी स्थिति में उसकी सांस घुट रही थी और वह समझ नहीं पा रहा था कि रेत के इस लोकतंत्र से वह बाहर कैसे आए। रेत, 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 चारों ओर शून्य और भयानक सन्नाटा। भीतर की कोई आवाज भी कच्छ के उस रेगिस्तानी शून्य को तोड़ नहीं पा रही थी। एक अजीब सी घबराहट और घुटती हुई सांसें, रुकती हुई सांसें। रेत का ऊसर, वह ऊसर जिसने कभी सरस्वती नदी के वेग को अपनी गोद में संभाला था। केतेश्वर और लखपत में, नखत्राना, भुज और खावदा के अंचलों में, झंझार और मानली की बाहों में। नदी को संभालना कठिन नहीं होता। कठिन होता है किसी नदी को रेगिस्तान बनने से बचाना। तब कच्छ के उस दिशाहीन भीषण रेगिस्तान में उसे एक खाना बदोश मिला, जो उस भयानक रेगिस्तान को पाकिस्तान से पार करता हुआ चला आ रहा था। लखपत के पास वह चमड़े की बोतल से पानी पीने के लिए बैठा ही था कि उसने पूछा, तुम कब से रेगिस्तान में दिग्भ्रमित होकर भटक रहे हो? पता नहीं, खाना बदोश ने उत्तर दिया। तो तुम ऐसे ही घूमते रहते हो? तो और क्या करूं? अपनी चमड़े की बोतल से पानी पीने के पहले उसने अपने मुंह से एक छोटा सा पहिया निकाला। उसमें एक तार बंधा हुआ था। उसे हाथ में लेकर वह गटगट पानी पीने लगा। हम्म, रेगिस्तान में तुम्हें पानी कहाँ से मिला? इसी पानी के लिए तो लखपत आता हूँ, नहीं तो इस रेगिस्तान में पानी कहाँ। अपने सफर पर जाने के पहले यह पानी यहीं से भरा था। अब पीकर यहीं से पानी फिर भरूंगा, फिर यहीं आकर पीऊंगा, फिर भरूंगा, फिर यहाँ से सिंध निकल जाऊंगा और मन किया तो खावदा चला जाऊंगा। तुम्हें रास्ते मालूम है? नहीं। तो जहां पहुंचना होता है वहां कैसे पहुंच जाते हो? जब कहीं पहुंच जाता हूं तो पता लग जाता है कि कहाँ पहुंच गया हूं। लेकिन यहाँ तो दिशा का भी पता नहीं लगता। फिर भी मौसम की उड़ती रेत कभी दिशा बता देती है, कभी ज्वार का पानी। हर मौसम में हवाएं दिशाएं बदलती हैं। 9 घड़ी बाद सागर का पानी चढ़ता या उतरता है। आता हुआ या उतरता हुआ पानी भी दिशा बता देता है। कहीं कटीली झाड़ियां दिशा बता देती हैं। कटीली झाड़ियां? वो कैसे? हाँ, उन्हीं शाखों की बड़ी बाहें हमेशा सागर को पुकारती हैं और छोटी बाहें रेत को। ये छोटा पहिया सा क्या है? वो पूछता ही जा रहा था। ये ये चंग है। इसका क्या करते हो? मरुस्थल पार करते हैं तब कहीं कोई स्वर नहीं होता। तब जी घबराता है। धीरे धीरे शरीर सन्नाटे से भरने लगता है। जब इसकी आवाज भीतर के सन्नाटे को तोड़ती है, चंग की आवाज भीतर ही गूंजती है, तब मरुस्थल पार हो जाता है। कहते हुए उस खानाबदोश ने अपनी बोतल भरी और उठकर चला गया। खानाबदोश के जाते ही वो बहुत अकेला रह गया। समझ ही नहीं पा रहा था कि अब क्या कहे।
वहीं से गुजरते हुए एक चरवाहे से उसने बुझ का रास्ता पूछा। उसने हाथ के इशारे से बता दिया और वह करता भी क्या, उसी तरफ चल दिया। चलता रहा, चलता रहा। चलते-चलते आखिर वह भुज पहुँच ही गया। लेकिन रेगिस्तान अभी पूरी तरह नहीं छूटा था। उसे थोड़ी राहत मिली कि कुछ भी हो, आखिर वो शहर तक आ ही गया। जहाँ धरती रेगिस्तान की तरह उजाड़ और अकेली नहीं थी, भुज में लगभग सब कुछ था। स्टेशन पहुंचकर वह सुस्ताने लगा। दिशाओं का कुछ-कुछ ज्ञान उसे हुआ। राहत की सांस लेकर एक बेंच पर बैठ गया। सामने एक छोटी रेल खड़ी थी, 3 डब्बों वाली रेल। एक इंजन जुड़ा हुआ था। उसे राहत मिली कि रेगिस्तान के लोकतंत्र से वो निकल आया। अब उसे दिशाओं का भ्रम नहीं होगा और कुछ देर आराम करके वह इस रेलगाड़ी से गांधीधाम की ओर निकल जाएगा। लेकिन इतनी छोटी रेल देखकर वह चकित था। उसने किसी से पूछा, "ये कैसी रेल है?" "ये बापू की रेल है।" "बापू? महात्मा गांधी की?" "नहीं, रावल की, राजा की।" "पर रावल और राजा तो कब के खत्म हो गए?" "पर उनकी रेल अभी चलती है, यही तो लोकतंत्र है।" "लोकतंत्र?" "हाँ, तो और क्या?" "तब कहाँ तक जाती है ये?" "जहाँ तक तुम्हारा धीरज तुम्हें ले जा सके।" "धीरज?" वो कुछ उलझते हुए बोला, "मुझे गांधीधाम तक जाना है।" "वहाँ तक भी ये पहुँचा ही देगी। तुम बहुत थके हुए लगते हो। तुम्हारे बदन में रेत भरी हुई है, जाके धो लो, फिर कुछ आराम भी कर लो।" "तब तक रेल छूट तो नहीं जाएगी?" "नहीं, यह 7-8 घंटे बाद जाएगी।" हाथ मुंह धोकर वह वहीं बेंच पर आराम करने लगा। आंख उस समय खुली जब रेल का इंजन सांसें ले रहा था और यात्रियों की खासी भीड़ भी नजर आ रही थी। वह रेल देखने के लिए उठा। देखा 3 डब्बों में से एक फर्स्ट क्लास था, दूसरा सेकंड क्लास था और तीसरा थर्ड क्लास। उसने डब्बों में घुसकर देखा, तीनों में एक जैसी सुविधाएं थी। वही गद्दे वाली बर्थें, वही खिड़कियां, सभी में एक सी आरामदेह स्थिति। टिकट खरीदने गया तो उसने टिकट बाबू से पूछा, "तीनों दर्जों का किराया एक ही है क्या?" "नहीं, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, सेकंड का उससे कम और थर्ड क्लास का सबसे कम।" जवाब मिला। "लेकिन तीनों दर्जों में सुविधाएं तो बिल्कुल एक सी हैं, फिर किराए में ये फर्क क्यों?" "क्योंकि यह लोकतंत्र की रेल है।" "लेकिन..." "ज्यादा बहस मत करो," टिकट बाबू ने कहा, "और जो कुछ जानना हो गार्ड से जाकर जान लो। किस क्लास का टिकट दूं?" "थर्ड का दे दीजिए।" और वह कम पैसे देकर थर्ड क्लास का टिकट खरीदकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। उसे अभी भी ताज्जुब हो रहा था कि तीनों दर्जों की सुविधाएं एक होते हुए भी किराए के पैसों में इतना फर्क था। वो प्लेटफॉर्म पर आया तो गार्ड साहब सामने ही मिल गए। वो खुद को रोक नहीं पाया, पूछ ही बैठा, "गार्ड साहब, यह तो बड़ी लोकतंत्री रेल है। सुविधाएं सब एक सी हैं, लेकिन निचले क्लास का किराया इतना कम, यह कैसे संभव हुआ?" "क्योंकि हमारी रेल भारतीय संविधान को मानती है। हमारे लोकतंत्र में सबको समान अधिकार और समान सुविधाएं प्राप्त हैं। इस लोकतंत्री रेल में मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं है।" गार्ड ने कहा। "तो मैं फर्स्ट क्लास में जाके बैठ जाऊं?" "नहीं, आपके पास टिकट किस क्लास का है?" "थर्ड क्लास का।" "तब आपको थर्ड क्लास में ही बैठना पड़ेगा।" "ऐसा क्यों?" "क्योंकि लोकतंत्र के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों का पालन करना जरूरी है।" "लेकिन ऐसा क्यों? एक सी सुविधाएं मेरी समझ में बार बार नहीं आ रहा था।" "ज्यादा बहस मत कीजिए, जाके अपनी बोगी में बैठ जाइए। रेल चलेगी तो सारी बात समझ में आ जाएगी।" वो जाकर शान से थर्ड क्लास में बैठ गया। काफी लोग पहले से बैठे थे। सेकंड क्लास भी भरा हुआ था और फर्स्ट क्लास भी। मन ही मन उसे हंसी आ रही थी। कितने पागल लोग हैं, झूठी शान में जकड़े हुए हैं। तभी इंजन ने सीटी दी और गाड़ी चलने लगी। अब रेगिस्तान नहीं था, छोटी छोटी झाड़ियां और ठिकनी पहाड़ियों का सिलसिला जारी हो गया था। वह इस दृश्य को बड़े मन से देख रहा था। बंजर रेगिस्तान से उसका सफर हरियाली और खुशहाली की ओर शुरू हो चुका था। रेत अब हरियाली के बीच आ गई थी, पर कुछ ही देर बाद चट्टानी हल्का आने लगा। रेल की आवाज में भी फर्क आया। इंजन अब सीटी भी बार बार बजा रहा था। मवेशियों के झुंड को पार करती रेल फिर एक पथरीले बंजर से इलाके में आ गई थी। "ये गांधीधाम कब पहुंचेगी?"
जब मन होगा तब पहुंच जाएगी। उसके सहयात्री ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, क्या इसका कोई टाइम नहीं है? टाइम इसके हिसाब से चलता है, जवाब मिला। आप कहाँ तक जा रहे हैं? जहाँ तक रेल जाएगी चले जाएंगे। उसके बाद सोचेंगे जहाँ जाना है। फिर वह खुद को अजीब महसूस करने लगा। कोई प्रश्न या उस प्रश्न का उत्तर कहीं पहुंचता नहीं दिखता था। बंजर प्रश्न, बंजर उत्तर। बातों का यही दिशाहीन रेतीला विस्तार। उसकी सांस फिर घुटने लगी। यहाँ तो कटीली झाड़ियों की शाखें भी नहीं थी, सागर पर रेत की दिशा बताने वाली। वह चुपचाप बैठा रहा, आखिर और करता भी क्या। तभी रेल की चाल में कुछ फर्क आया। पहियों में खड़खड़ाहट हुई, फिर इंजन सीटी बजा बजा कर चीखा। इंजन की कुछ कर्म गहरी सांसों की आवाज सी आई। लगा जैसे उसकी सांसें फूल रही थी, छाल भी धीमी पड़ती जा रही थी। आखिर रेल एक गहरी सांस लेकर रुक गई। वो अचरज से बाहर देखने लगा। कोई स्टेशन नहीं था, इलाका पथरीला था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, सामने चढ़ाई थी। इंजन के हाँफने की आवाज आ रही थी। उसने सोचा, शायद थोड़ा दम लेकर, ताकत बटोर कर इंजन फिर चल देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर एकाएक उसे गार्ड की सीटी सुनाई पड़ी। उसने गार्ड को नीचे उतरते हुए देखा। वह रुक रुक कर सीटी बजा रहा था। फिर वह एक निकली हुई चट्टान पर खड़ा हो गया और ऐलान करने लगा। फर्स्ट क्लास वाले अपने डिब्बे में बैठे रहे। फिर सीटी बजाई और दूसरा ऐलान किया। सेकंड क्लास वाले डिब्बे से उतरकर रेल के साथ साथ चलें। तीसरी सीटी के साथ तीसरा ऐलान हुआ। थर्ड क्लास वाले उतरे और रेल को धक्का लगाए। हुक्म पर अमल हुआ। फर्स्ट क्लास वाले डिब्बे में बैठे रहे। सेकंड क्लास वाले उतरकर खरामा खरामा चलने लगे। थर्ड क्लास वाले रेत को धक्का लगाने में जुट गए। उसे भी धक्का लगाने में शरीक होना पड़ा। चट्टान के पास से वह गुजरा। गार्ड अभी भी खड़ा था। उसने गार्ड को देखा, आंखें मिली। गार्ड मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आ गया? हाँ, धक्का लगाते अपने माथे से पसीना पोंछते हुए उसने कहा, समझ में आ गया। चढ़ाई चढ़कर इंजन ने गहरी सांस ली, सीटी दी। लोग अपने अपने डिब्बों में समा गए। रेल चल पड़ी। इंजन बार बार सीटी देते हुए चल रहा था। सीटी उसके भीतर के सन्नाटे को तोड़ रही थी, चंग की आवाज की तरह। लखपत से खावदा की ओर जो खाना बदोश गया था, न मालूम वो कब और कहाँ से आकर उसके पास बैठ गया। उसने देखा तो खाना बदोश बोला, मैंने कहा था ना, 9 घड़ी बाद सागर का पानी चढ़ता या उतरता है। वो पानी दिशा बता देता है। यहाँ तो सागर का पानी भी नहीं दिखाई देता, और न वह कटीली झाड़ियाँ जो दिशा बता देती हैं। उसने खाना बदोश की बात को दोहरा दिया था। खैर, कुछ भी सही, सफ़र तो जारी है। कहीं रेल रुके तो पानी पी लेना। उसने बात सुनी, उसकी तरफ देखा, लेकिन वह खाना बदोश गायब था। सफ़र जारी था। आपकी और हमारी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ खाना बदोश आते हैं, मिलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। कुछ सिखा जाते हैं, कुछ काम की बात कह जाते हैं। तो एक रेलगाड़ी के सफ़र को समझने में भी समय लगता है। तो ज़िंदगी का सफ़र है, समझने में समय तो लगेगा ही। परेशान मत होइए, निराश मत होइए, आशावादी रहिए। बहुत ही जल्दी ज़िंदगी भी समझ में आ जाएगी, सफ़र भी समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।